नमस्कार। कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हमारे समाज की एक ऐसे अंक की जिसे हम ट्रांसजेंडर के रूप में जानते हैं। साथ ही आपको ले चलेंगे पटना सिटी, जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, और दिखाएंगे आपको कि क्या खास रहा पटना के सरस मेले में। साल भर मनाया जाने वाला 350वां प्रकाश पर्व अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इसी की समाप्ति पर पटना में शुक्राना समारोह का आयोजन किया गया है। किंतु क्या है तख्त श्री हरमंदिर साहिब का इतिहास? आइए बिहार की राजधानी पटना और सिख इतिहास में पटना साहिब का खास महत्व है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं 22 दिसंबर 1666 में हुआ। यह सिखों के 5 तख्तों में से एक तख्त है। 5 तख्तों में दरबार साहिब अमृतसर के बाद इसका दूसरा स्थान है। बाकी के 3 तख्त आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो और नांदेड़ साहिब में है। सिखों के आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ। यहीं उनका बचपन गुजरा। पटना का हरमंदिर साहिब उनकी याद में बनाया गया है, जहां उनके स्मृति चिन्ह आज भी मौजूद हैं। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पर उनके श्रद्धालु सिखों ने 18वीं सदी के आसपास एक शानदार यादगार इमारत बनाई। इसका नाम तख्त श्री हरमंदिर जी रखा गया। संगमरमर से निर्मित यह इमारत सिखों की शक्ति का केंद्र बन गया। यह सिख कौम के लिए श्रद्धा व सत्कार का स्थान है। इस महान तख्त का निर्माण दूसरी बार 1837 ईस्वी में शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने अपने कारीगरों से कराया। श्री हरमंदिर साहिब पटना सिटी के चौक के पास झाऊगंज मोहल्ले में स्थित है। कभी यह इलाका कूचा फर्रुख खान के नाम से जाना जाता था। अब इसे हरमंदिर गली के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास तंग गलियों में व्यस्त बाजार है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म अपने ननिहाल में ही हुआ। 9वें गुरु तेग बहादुर यहाँ अपने मामा कृपाल जी और माता गुजरी के साथ सासाराम गया होते हुए यहाँ पधारे। पटना में पालन पोषण होने के कारण 10वें गुरु गोविंद सिंह बचपन से ही बिहारी हिंदी बोलते थे। पटना के हरमंदिर साहिब में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ ऐतिहासिक चोला साहिब देखने को मिलेगा। यह चोला गुरु गोविंद सिंह जी ने 15 साल की उम्र में धारण किया था। लंबे समय तक यह चोला खंडवा के एक श्रद्धालु के पास सुरक्षित रहा। बाद में उसने इस चोला को पटना के हरमंदिर साहिब को दिया। सिख श्रद्धालु अपने जीवन में एक बार हरमंदिर साहिब आकर खुद को धन्य मानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन में नाम गोविंद राय था। उनकी माता का नाम माता गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत महज 9 साल की उम्र में 11 नवंबर 1675 को गुरु गोविंद सिंह गुरु बने। वे एक महान योद्धा, कवि एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। भारत और पाकिस्तान में मौजूद कई गुरुद्वारों की तरह इस गुरुद्वारे का भी निर्माण महाराजा रंजीत सिंह द्वारा पटना में स्थित गंगा नदी के तट के समीप किया गया था। आनंदपुर साहिब जाने से पहले गुरुजी ने अपने कई प्रारंभिक वर्ष यहाँ बिताए थे। इस पवित्र स्थान का सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी
और 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी दौरा किया था। गुरुद्वारा पटना साहिब भारत के पूर्व क्षेत्र में धर्म के प्रचार का एक केंद्र भी माना जाता है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ ऐतिहासिक अवशेष और लेख भी इस गुरुद्वारे में संभाल कर रखे गए हैं। सचमुच बिहार ने कई महान विभूतियों को जन्म दिया है, जिनमें से गुरु गोविंद सिंह जी एक हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे एक ऐसे समुदाय के बारे में जिसे हम ट्रांसजेंडर के रूप में जानते हैं। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। किन्नर हमारे समाज का ही एक अंग होते हैं, किंतु हम उन्हें अपने जैसा नहीं समझते। यही उनकी उपेक्षा का कारण बनता है। लेकिन भारतीय कानून ने उन्हें ट्रांसजेंडर माना है और हमारे समाज में हमारे साथ रहने का अधिकार भी दिया है। किंतु ऐसा होता नहीं है। उन्हें आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कहानी है अमृता सोनी की। जी फाइनेंशियल जो व्हीकल हमने जो भेजे हैं, किन्नर समाज के मानवीय अधिकारों के लिए लड़ रही यह है अमृता सोनी। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण से परिवार में उस समय खुशियों की लहर दौड़ पड़ी जब अमृता ने बेटी के रूप में धरती पर जन्म लिया था। किंतु जैसे जैसे समय गुजरता गया, अमृता के शरीर में बदलाव आने शुरू हो गए। हर दिन अपने आसपास तथा समाज से ताने सुनने वाली अमृता को तब बहुत बुरा लगा जब उनके खुद की मां ने उसे उसी नज़र से देखा तथा घर छोड़कर जाने को कहा। 14 सितंबर 1983 मेरे माँ बाप बहुत खुश थे और पटाखे फूटे थे, मिठाई बटी थी पूरे सोसाइटी में कि बेटा आ गया, बेटा आ गया। उम्र के 10 साल में धीरे धीरे कमर में लचक आना शुरू हो गई और कमर में लचक आते आते इतनी लचक आ गई कि रोज़ पापा का मार खाना पड़ा। तब ऑलमोस्ट लाइक सोसाइटी ने मुझे नाम दे चुके थे, ए गुड़, ए मामू, ए छक्का, ए हिजड़े, ये नाम से सारी आवाज़ें आती थी और उन आवाज़ों को हैबिचुअल होते जा रही थी मैं धीरे 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 धीरे। एंड सडनली जब माँ के मुंह से वो वर्ड्स आते हैं तो कुछ समझा नहीं थोड़ी देर के लिए कि मम्मी ये वर्ड्स बोल रही हैं जिन्होंने 9 महीने अपने कोख में रखा था और जन्म दिया था। वो उनके मुंह से जब वो वर्ड्स आए तो हर्ट हुआ। पापा बोलते थे, गाली बकते थे पापा, जब गुस्सा होते थे तो बहुत इरिटेट होके वो लैंग्वेज बोलते थे, बट पापा का इतना बुरा नहीं लगता था जितना मम्मी ने जब वो वर्ड्स बोले। तो मैंने बोला आगे बोलो क्या करना है, तो बोलने लगे तू हमारे साथ रह नहीं सकता है, तुझे घर छोड़ना होगा। और उसी वक्त 100 रुपये और कुछ 3-4 जोड़ी कपड़े लेके मैं घर छोड़ चुकी। मात्र 100 रुपये लेकर घर छोड़ चुकी अमृता आगे क्या करेगी, कैसे उसका जीवन चलेगा, यह एक सवाल बनकर उनके सामने खड़ा हो गया। किंतु कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। पूना स्टेशन पर अमृता को ईश्वर के रूप में मदद करने आई नगमा गुरु उन्हें अपने घर पर रखी और एक नया नाम दिया अमृता। पूना स्टेशन पे भूख इतनी तेज़ लगी थी, जाऊं तो कहाँ जाऊं और कैसे अपनी ज़िंदगी चलाऊं और कहाँ जाए। तो एक साड़ी वाली माँ ही कह सकते हो, क्योंकि जब अब हम अपना घर छोड़ देते तो कम्युनिटी ही हमारे माँ बाप होते, जो हमारे गुरु जो होते हैं वही माँ बाप होते हैं। और उनका नाम है नगमा गुरु, जिन्होंने मुझे साथ दिया स्टार्टिंग जब मेरे बाल भी नहीं थे।
मेल हार्मोन में पैदा हुई अमृता ने अपने आप को ट्रांस वुमेन के रूप में बदलने का निश्चय किया। अमृता का सपना तब पूरा हुआ जब अमृता की शादी बौचौर्य माता के साथ कर दी गई, किंतु इन सब के दौरान उन्हें अपनी लोगों की याद हमेशा सताती रही। घर वापस लौटने की चाहत में अमृता ने 12th की पढ़ाई इग्नू से कंप्लीट की और आगे की पढ़ाई करने के लिए वह दिल्ली भाग गई, किंतु दिल्ली में उन्हें और भी कष्ट का सामना करना पड़ा। पैसे की कमी और 2 वक्त की रोटी के लिए अपने शरीर को 20 रुपए में बेचना पड़ा। बहुत सारे ऐसे वक्त रहा कि भूखा भी सोना पड़ा। सुबह की 1 कप चाय पीने के लिए 25 घड़े पानी भर के लाती थी, तब जाके 1 कप चाय मिलती थी मुझे। कुछ पैसा कमाने लगी सेक्स वर्क करके, 20 रुपए में खुद को बेचने लगी बदन, और उससे 2 टाइम छोले कुलचे खा लेती थी, क्योंकि तब 5 रुपए में 2 कुलचे और छोले मिलते थे। इसी तरह अमृता अपने जीवन का गुजारा कर रही थी, तभी उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। इस धंधे में कस्टमर के रूप में एक शख्स से मुलाकात हुई और कुछ ऐसा हुआ जिससे अमृता की जिंदगी में बदलाव आया। अमृता ने पुणे में सिम्बोसिस में एडमिशन लिया और MBA की पढ़ाई करने लगी, मगर कॉलेज की फीस और अपना घर चलाने के लिए इनको फिर से बार में बार डांसर के रूप में काम करना पड़ा और इसी काम के दौरान अमृता पर रेप अटेम्प्ट हुआ। अमृता को उसकी एक दोस्त हॉस्पिटल में ले गई, मगर वहाँ भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अमृता के जीवन का सबसे बुरा और हताश का दौर यह गुजर रहा था। इस दौरान इन्होंने 2 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। बार के पास वाला जो एरिया था पूरा लोकल गुंडास का एरिया था, भाई लोगों का, तो वहाँ से मुझे उठाया गया और मेरे पे रेप अटेम्प्ट हुआ। उस रेप अटेम्प्ट में एक जो बंदा था वॉज एन HIV पॉजिटिव, जो मुझे पॉजिटिव करके ज़िंदगी भर के लिए चला गया एक गिफ्ट देके। उस सदमे से बाहर आते आते रेप के मैं 2 बार डिप्रेशन में जाके सुसाइड करने की कोशिश की कि मैं कैसे रहूँगी सोसाइटी में और कैसे अपनी लाइफ को चला पाऊँगी। मगर इसके बाद भी अमृता हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को फिर से समेटा और ट्रेन में पैसे मांगकर जीवन गुजारने लगी। तभी अमृता के जीवन में सुनहरे सपने लेकर अल्पेश चंद्रकांत सोनी आया और अमृता के साथ शादी कर ली। अमृता की जिंदगी में अब सब कुछ नया था। जो एक नारी को चाहिए वो हर कुछ अमृता के पास था, किंतु यह खुशी ज़्यादा दिनों तक के लिए नहीं टिकी। अमृता के साथ हुए हॉस्पिटल में दुर्व्यवहार और पति का साथ छोड़ देना और फिर उन पर हुआ एसिड अटैक, इन सब घटनाओं ने अमृता की आत्मा को झंझोर कर रख दिया और अमृता ने ठान लिया कि कुछ ऐसा करेंगी जिससे समाज में उनके कम्युनिटी के लोगों के साथ हो रहे ज्यादती और किसी के साथ ना हो और उनके लिए अमृता एक सहारा बनकर उनके सामने खड़ी हो। समाज में एक्सेप्टेंस ना रहने की वजह से, एक डर रहने की वजह से कम्युनिटी घुट घुट के जी रही है। हमने मैपिंग तो कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आई जॉइन HLFPPT, हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट। उनके साथ मैं एज एडवोकेसी ऑफिसर बोल के काम करने लगी फॉर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, 4 स्टेट्स के लिए। जब मैं इन 4 स्टेट्स में ट्रैवल करने लगी कंटिन्यूसली, रहने वाली महाराष्ट्र से दूसरे स्टेट में जाके काम करना, दैट वाज अ बिग चैलेंज, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर किसी IAS ऑफिसर को मिलने जाए या फिर किसी सेक्रेटरी से मिलने जाए या फिर किसी मिनिस्टर के पास जाए, तो लोगों का जो देखने का नज़रिया रहता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो इन पॉजिटिव एनर्जीज़ को मैं लेके चली और नेगेटिव एनर्जीज़ को, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ मेरे सामने आई, बहुत सारे चैलेंजेस थे कि मैं कैसे काम करूँगी, उनको कैसे समझाऊँगी कि एक ट्रांसजेंडर होते हुए मैं आज समाज के अधिकारों के लिए आपके पास आ रही हूँ, मैं अपने अधिकारों के लिए नहीं आ रही हूँ। आज अमृता एक इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं। अमृता भारत में दूसरी ट्रांसजेंडर हैं जिनके पास पासपोर्ट एवं वीज़ा है।
अभी फिलहाल अमृता नेशनल कोलाइजेशन ऑफ पीपल लिविंग विथ HIV इन इंडिया NCPI प्लस के अंतर्गत में काम कर रही हैं और साथ ही साथ समाज में फैली किन्नर समुदाय के प्रति दुर्भावनाओं को खत्म करने का भी प्रयास कर रही हैं। हमारे समाज का एक अंग होते हुए भी हम इन्हें एक अलग नज़रिए से देखते हैं। ज़रूरत है हमें अपने सोच में बदलाव लाने की। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सैर कराएंगे पटना में लगे सरस मेले की। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमी महिला को एक प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए लगाया जाने वाला सरस मेला अपने चरम पर है। यह मेला हर साल पटना के गांधी मैदान में लगाया जाता है। इस मेले में देश भर के ग्रामीण महिला उद्यमी हिस्सा लेने आते हैं। यह मेला उन लोगों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है जो गांव में रह जीविका ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 12 दिसंबर से 26 दिसंबर 2017 तक पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सरस मेला का आरंभ हो चुका है। ग्रामीण हुनर एवं उत्पाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जीविका द्वारा आयोजित सरस मेला का आयोजन किया गया है। यूँ तो मेला एक ऐसी जगह होती है जहां आपको वह हर चीज देखने को मिलती है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं देख पाते। मेला एक ऐसा जगह होता है जहां बहुत सारी चीजों का संग्रह होता है। ऐसा ही है पटना का सरस मेला। आप यहां विभिन्न तरह की चीजों को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस मेले में ग्रामीण शिल्प और उत्पाद के साथ स्वाद और संस्कृति का दीदार होता है। बिहार में बहुत सारे आर्ट हैं, करीब करीब 14 आर्ट हैं, जिसमें मुख्यतः मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, मंजूषा पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, लकड़ी की कला, पत्थर की कला, पेपर मेशी, ये सब जो कलाएं हैं ये काफ़ी प्रचलित होने के बावजूद अपना सही स्थान नहीं पा रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में भी। तो इसको प्रमोट करने की सख्त से सख्त आवश्यकता है और हमें लगता है कि इस तरह का जो सरस मेला या इस तरह के राजगीर महोत्सव, इस तरह के मेला से इनिशियल बूस्ट तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन और भी लोगों को कैसे डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ें इसके बारे में भी प्रयास करना होगा। जीविका का जो मेला है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है छोटे छोटे उद्योगों के लिए, जिसके कारण जो छोटे छोटे उद्योगों वाले हैं इनसे उनको अर्निंग का एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। इस बार मेले में देश भर के 17 राज्यों के 161 महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल एवं इन्हीं राज्यों से 150 स्वरोजगार के स्टॉल लगाए गए हैं। शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों एवं कलाकृतियों की प्रदर्शनी और बिक्री भी की जा रही है। इस बार बिहार के 36 जिलों से आई जीविका दीदियों के 122 स्टॉल लगाए गए हैं। ये महिलाएं इस बार मेले में रेशम के कपड़े, जूट से बने सामान, अचार, पापड़, मशरूम और हाथ से बने कई तरह के गहने बेच रही हैं। हम लोग सभी महिला अगरबत्ती इसमें बनाते हैं और हम लोग पैकिंग भी करते हैं, अपना ही सेंट भी करते हैं और हम लोग पैकिंग कर करके और अपने दीदी को भी देते हैं और मार्केट में अभी लागू करने वाला है और फिर स्टॉल पर मेला में भी हम लोग लेकर के अगरबत्ती को
आते हैं। मेरी मम्मी पापा बहुत गरीब हैं, तो हम पढ़ाई भी करते हैं, चोरी बना के जो पैसे उससे पढ़ाई करते हैं, घर का भी थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं। इससे हमको ये काम मिला, हमको बहुत अच्छा लगा कि हम काम करते हैं। मेले में इस बार लोगों में जागरूकता के लिए बैंकों के द्वारा 12 और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा 22 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों के माध्यम से सरकार की अनेक योजनाओं से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 20 स्वयंसेवकों ने भी शिरकत किया है। आप इस मेले में विभिन्न तरह के फूड स्टॉल का भी आनंद ले सकते हैं। मेले में शॉपिंग के साथ साथ विभिन्न राज्यों के खानों का भी स्वाद आप इस मेले में उठा सकते हैं। मैं 2-3 सालों से हर साल आ रही हूँ सरस मेला, और हर बार कुछ ना कुछ लेके ही जाती हूँ घर के डेकोरेशन के लिए, या फिर क्लोथ्स भी लेके जाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार का सरस मेला ज़्यादा बेहतर है, पिछले साल से ज़्यादा बेहतर है और बहुत अच्छा है। और एंटीक्स भी यही मिलते हैं, हर जगह तो मिलते नहीं हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर से इस मेले के बारे में मैंने सुना, नेट पे पढ़ा, तो मुझे और लोगों ने भी बताया, तो मुझे लगा कि यहाँ जाना चाहिए। तो मैं अब समय निकाल के अपने मेरा मतलब आज मेरे छुट्टी का दिन था, तो मैं आज के दिन यहाँ आया हूँ इस मेले को घूमने, और बहुत एंजॉय किया। फैमिली के साथ आया हूँ मैं अपने। समाज में फैले कुरीतियों को खत्म करने के लिए मेले में हर दिन कई तरह के नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों में दहेज प्रथा, शराबबंदी जैसे कई अहम मुद्दों को लोगों के सामने नुक्कड़ नाटकों के जरिए दिखाया जा रहा है, ताकि लोगों में इस तरह से जागरूकता फैले और लोग प्रभावित भी हों। सरस मेले में लोगों को तो बहुत तरह की चीज़ों को खरीदने का मौका मिला ही, साथ ही ग्रामीण महिला उद्यमियों को एक अलग प्लेटफॉर्म मिला, जहां वो अपने हुनर को एक बाजार उपलब्ध कराती हैं। सरस मेला बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को दिया गया एक सराहनीय प्लेटफॉर्म है। इससे ग्रामीण उद्यमी महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmc2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।